देखो बाइनोमियल थ्योरम एसेंशियली है क्या? तो बाइनोमियल थ्योरम एसेंशियली इज एन एक्सपेंशन ऑफ a plus b होल टू द पावर n, ठीक है ना? a plus b होल टू द पावर n, इसका जो एक्सपेंशन है इसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। नाउ यू माइट से बाइनोमियल ये क्या होता है ना? बाई मतलब होता है टू, तो बाइनोमियल मतलब होता है टू टर्म्स के एक्सपेंशन, इसलिए इसका नाम दिया गया है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? दैट्स हाउ द नेमिंग हैज बीन डन अगेन। तो इसमें होता क्या है ना, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बाइनोमियल थ्योरम थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल बनाऊंगा तो देखना तुमको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा, और उस पैटर्न के बेसिस पे देखना बहुत कुछ यू नो होता है। क्या होता है इसको पैटर्न को एक बार जरा देखो, है ना? पैटर्न के बाद देखो तो मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई कर पाओगे। इट स्टार्ट्स विद 1 एट द टॉप, it starts with 1 at the top and then goes with another 1 and 1, हो गया? और उसके बाद है नेक्स्ट रो में एक कॉर्नर पे 1 आता है, और 1 और 1 मिलके 2 होता है, और एक 1 होता है। तो इसके नेक्स्ट रो में क्या होगा? तो यहाँ पे 1 होगा, 1 और 2 क्या होगा? 3 होगा, 2 और 1 क्या होगा? 3 होगा, और ये 1 होगा, है ना? उसके बाद नेक्स्ट रो में क्या होगा ना? 1 होगा, 1 और 3 क्या होगा? 4 होगा, 3 प्लस 3 क्या होगा? 6 होगा, 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा, और ये हो गया 1। आई होप यू आर गेटिंग इट। और ऐसे ही करके क्या होता है ना, ये पूरा एक्सपेंशन बनता जाता है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट रो में क्या होगा? 1 5, देखो 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, और कॉर्नर पे एक 1। नाउ दिस इज द पैटर्न। लाइट रिफ्लेक्शन आ, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट वेट करना जरा। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या पता है? जैसे अगर मैं थोड़ा ध्यान से एक बार जरा पैटर्न देखो तब पता चले। a प्लस b टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। a टू द पावर a प्लस b होल टू द पावर 0 हो गया 1। फिर है a प्लस b होल टू द पावर 1, वो क्या होगा ना? 1a प्लस 1b, एक्चुअली a प्लस b होता है। देखो a प्लस b होल टू द पावर 1 क्या होगा? a प्लस b, यानी 1a प्लस 1b, सिंपल। सिमिलरली a प्लस b होल टू द पावर 2 क्या होगा? 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1b स्क्वायर। यहां तक ठीक है ना? फिर है a प्लस b होल क्यूब, क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जरा देखो इसको मैं कैसे पैटर्न के अंदर बांध रहा हूं। 1a स्क्वायर प्लस 1a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1b क्यूब, है ना? फिर आ जाओ a प्लस b होल 4, तो क्या हो जाएगा, है ना? तो 1a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस 1b4। फिर है a प्लस b होल 5। अब पता क्या है, इस तरीके से सारा चलता है। प्राइमेट से हमें a प्लस b होल क्यूब तक तो पता था, और व्हाट अबाउट a प्लस b होल 4? तो मैं काम करता हूं, मैं a प्लस b होल 4 खुद से डिराइव करके दिखा देता हूं, और देखना बिल्कुल परफेक्टली ये मैच करेगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे a प्लस b होल 4 कैन बी रिटन एज a plus b whole cube into a plus b, और a plus b whole cube क्या है? a square, sorry, a cube plus
ए प्लस बी होल क्यूब लिख दिया मैंने और साथ में ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो जरा मैं काम करता हूं, पहले ना ए के साथ मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपेंशन करता हूं, तो क्या होगा ए क्यूब इंटू ए, है ना, तो क्या होगा ए फोर प्लस 3 ए स्क्वायर बी इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 3 ए क्यूब बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इंटू ए, क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू ए, क्या हो जाएगा ए बी क्यूब। हो गया ना, फिर क्या ना, अब बी से मल्टीप्लाई करूंगा एक एक टर्म, तो क्या आ रहा है पहला टर्म बी इंटू ए क्यूब, यानी ए क्यूब बी, यानी हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस 3 ए स्क्वायर बी इंटू बी, तो क्या होगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या ना 3 ए बी स्क्वायर इंटू बी, तो क्या होगा 3 ए बी प्लस 3 ए बी प्लस बी क्यूब इंटू बी, क्या होगा बी टू द पावर 4। देख लो अच्छे से। अच्छा मैंने जानबूझ के ना टर्म्स को थोड़ा सिग्निफिकेंट तरीके से लिखा है, सो दैट सिमिलर टर्म एक के ऊपर एक लिखा। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी होल 4 का डेरिवेशन को थोड़ा स्प्लिट कर दिया, तो मैंने a प्लस बी होल 4 को लिख दिया a प्लस बी होल क्यूब इंटू a प्लस, वो तो कर ही सकता हूं। और उसके बाद पहले a के साथ सारा मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने b के साथ सारा मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे सामने सारे टर्म्स है। और एक काम करो, इनको ऐड करो, भाई ऐड तो करोगे, तो a4 को तो चलो a4 ही लिख दूंगा प्लस 3 a क्यूब भी है और एक a क्यूब भी है, तो मिलके क्या होगा 4 a क्यूब। अब जरा एक्सपेंशन जो मैंने पास्कल्स, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको देखो हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल से मैंने एक्सपेंशन ऑलरेडी लिखा हुआ, ये देखो, और देखो कैसे टर्म बाय टर्म मेल खा रहा है। ये देखो पहला टर्म a4, ये देखो देखो पहला टर्म a4 मेल खा रहा है ना, फिर अगला टर्म क्या है 4 a क्यूब b, ये देखो मिल गया 3 a क्यूब b प्लस a क्यूब b, तो यानी 4 a क्यूब b। अगला क्या है 3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बताओ, ये देखो 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 ab क्यूब प्लस ab क्यूब, 3 ab क्यूब प्लस ab क्यूब क्या होगा 4 ab क्यूब, ये देखो 4 ab क्यूब प्लस 4 ab प्लस क्या है b4। अब बताओ सारे टर्म्स जरा एक बार मैच करा के देखो, पूरा मैचिंग है ना। और ये जो चीज मैंने एक के लिए करके दिखाया a प्लस बी होल 4 के लिए, जब साइंटिस्टों ने या मैथमेटिशियंस ने और आगे किए a प्लस बी होल 5 या तमाम और भी चीजों के लिए, तो उन्होंने देखा सारा a टू जेड एकदम मैच कर। तो इसलिए अगर तुमको एक्सपेंशन लिखना a प्लस बी होल 5, a प्लस बी होल 6, a प्लस बी होल 7, 8, 9 इस तरह से, तो हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल से कर सकते। हावेवर पास्कल्स ट्रायंगल का ये बड़ा जरूरी चीज है, लेकिन पास्कल्स ट्रायंगल के कमी भी है। क्या ना, देखो अगर तुमको a प्लस बी टू द पावर 9 करना होगा, तो तुम सीधे 9 नहीं कर पाओगे, है ना, तुम सीधे 9 नहीं कर पाओगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तब जाके तुम a प्लस बी होल टू द पावर 9 कर पाओ। पूरा 1 2 3 पूरा बनेगा, जैसे अभी तो मैंने 5 तक बनाया है ना, a प्लस बी होल 5 तक बनाया, देखो ना 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रोज तक बनाया, ऐसे भी 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से पूरा बनाना पड़ेगा, तब जाके उस पर्टिकुलर पावर का तुमको एक्सपेंशन मिल पाएंगे, अगर पास्कल्स ट्रायंगल से करते हो तो ये इसका कमी है। लेकिन मेथड बड़ा ब्यूटीफुल है, क्यों, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ डायगोनल डायगोनल ऐड करते जाओ और बड़े आराम से कोफिशिएंट्स तुमको मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूंगा नहीं मुझे ना a प्लस बी टू द पावर 17 निकालना, और मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे पहला 2 टर्म बता दो बस, पहला 3 टर्म बता दो बस, तो उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करना, पूरा 17 तक चार्ट बनाना, आई डोंट थिंक कि तुम पसंद करोगे, है या नहीं। उसके लिए हमारे पास है व्हाट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल, उसके लिए है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से
हम इसी एक्सपेंशन को, ये जो दिख रहा है, इसी एक्सपेंशन को हम बनाते हैं। चलो ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम को जानने के पहले मैं दो तीन चीजें पहले सिखा देता हूँ। हो सकता है तुमको ऑलरेडी आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो प्रैक्टिस करके सीख लो और उसके बाद हम आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट। तो पास्कल्स ट्रायंगल में कोई किसी को दिक्कत? आई होप यू आर गेटिंग द फ्लो ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इट्स ऑलराइट। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा व्हाट इज कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल थोड़े से ना न्यू टर्म्स एंड उनसे थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, यू नो, टू गेट एडजस्टेड। अभी ये टर्म्स यूज किया जाता है अक्सर, तो उन्हीं को यूज करना है तुमको। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है ना? एन फैक्टोरियल, ये जो मैंने सिंबल यूज किया ना, एक्सक्लेमेशन, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। एन फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है 1 into, ठीक है ना, 1 into 2 into 3 into 4 up to n। इसी को तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, और वो है n into n minus 1 into n minus 2 करते करते up to 1। जैसे दोनों ही सही है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है, तुम इधर से मल्टीप्लाई करते हो, उधर से मल्टीप्लाई करते हो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई करो, दैट इज n फैक्टोरियल। और नहीं तो n से कम करते करते n into n minus 1 into n minus 2 करते 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 1 तक मल्टीप्लाई करो, दैट इज आल्सो n फैक्टोरियल। आई थिंक इजी जॉब है। जैसे अब मैं पूछूंगा एग्जांपल्स। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। आई थिंक इतना बहुत है, तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 फैक्टोरियल। तो क्या करना है, 1 से लेके n तक, तो 1 फैक्टोरियल में 1 से लेके 1 तक, यानी 1 ही तो हुआ, यानी 1 फैक्टोरियल तो हो गया इक्वल टू 1। इससे आसान और क्या हो सकता है, ये 1 प्लस अलग। अब आ जाओ 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल में क्या करोगे, 1 into 2, 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, यानी 1 से लेके 2 तक, यानी 1 into 2। सॉरी, जो देखो 1 into 2 is equal to 2। इससे आसान और क्या होगा। अब आ जाओ 3 फैक्टोरियल। तो क्या होगा, 1 से लेके 3 तक मल्टीप्लाई करना, या कह सकते हो 3 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा फिर ना, 1 into 2 into 3 यानी इक्वल टू 6। सो 1 into 2 into 3 is equal to 6। याद रखिएगा ना। चलो अब एक काम करो, अब ये सब कैलकुलेट करो जरा, अब तो पैटर्न पता चल गया। बहुत आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। बाइनोमियल थ्योरम इज अ वेरी सिंपल थ्योरम। अब उसके ऊपर जब जेई एडवांस में क्वेश्चन होता है या जेई में क्वेश्चन होता है तब तो चलो कठिन होता है, बट जो हम लोग के लेवल पे है, फिजिक्स में जितना चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा बहुत एक दो चीजें समझ लो तो समझो कि थ्योरम तुम्हारे ग्रास्प में आ जाए। अब एक काम करो, फटाफट कैलकुलेट करो, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। तो जल्दी कैलकुलेट करो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये तुमको कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। चलो अब मैं पूछना शुरू करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अद्या बेटे तुम बताओ बेटे मुझे 4 फैक्टोरियल।
24. 24, that's right. यानी 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 फैक्टर 4 यानी इक्वल टू 24। अब इस कंटेक्स्ट में या इस बात पे मैं एक छोटा सा रूल बताऊंगा, और वो ये है कि देखो 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना। 3 फैक्टोरियल में हमने क्या किया? 1 2 और 3 मल्टीप्लाई किया, और 4 फैक्टोरियल में क्या होगा? उसके बाद एक और 4 मल्टीप्लाई करना है। तो यानी isn't, थोड़ा सा इसको सोच समझ के देख लेना, isn't 4 फैक्टोरियल is equal to 3 फैक्टोरियल into 4। और समझ में आया ना? अब ये 4 फैक्टोरियल का एक रूल बन गया। ऐसे 6 फैक्टोरियल का भी रूल बना सकते हो। क्या होगा? 5 फैक्टोरियल into 6 एंड सो ऑन। इसलिए क्या होगा कि n फैक्टोरियल is equal to n minus 1 फैक्टोरियल into n। और देखो ठीक है ना? n फैक्टोरियल is equal to n minus 1 फैक्टोरियल into n। ठीक है? तो n फैक्टोरियल is equal to n minus 1 फैक्टोरियल into n। ये एक रूल है, इसको लिख लो। नाउ इफ यू वांट कि ये कहां से आया, बड़ा सिंपल, कोई भी फैक्टोरियल ले लो, जैसे 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। अब उसमें से एक काम करो, पहला 5 अलग कर लो, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5, isn't that 5 फैक्टोरियल into 6? तो ऐसे हो गया n minus 1 फैक्टोरियल into n is what? n फैक्टोरियल। एक सिंपल सा रूल है। चलो अब एक काम करते हैं 5 फैक्टोरियल। तो कब बेटे 5 फैक्टोरियल कितना है? 120. 120, क्योंकि 24 के साथ मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है, and that is equal to 120। चलो ठीक है, that's right। सात्विक बेटे 6 फैक्टोरियल 720। हाँ 720। 720 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल into 6, तो 5 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है 120, तो 120 into 6 यानी इक्वल टू 720। ठीक है ना? अब आ जाओ 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है साइंतन? So 7 factorial. हाँ जी, So 5040. ठीक है 5040। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल into 7। Yes, 6 sir. फैक्टोरियल इक्वल टू 720 आ जाए, तो 720 into 7 यानी इक्वल टू 5040। ठीक है? आई होप इट्स ओके। चलो तो एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं एक एक्सेप्शन पे। एक एक्सेप्शन है और वो है 0 फैक्टोरियल। देखो 0 फैक्टोरियल हमारे डेफिनेशन के हिसाब से तो फिट नहीं होता, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं होता। हाउएवर इसका एक डिफाइंड वैल्यू होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये एक्सेप्शन है, पहले बता दिया मैंने, जो फैक्टोरियल को देख के लगेगा नहीं। मैं भी जानता हूं, बट कोई बात नहीं, एक कुछ चीजें जो है हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्शन क्या है? सिर्फ 0 फैक्टोरियल है, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना? चलो सो दैट वाज अबाउट फैक्टोरियल। नाउ यू माइट से आप तो कुछ बाइनोमियल थ्योरम बताने वाले थे, ये फैक्टोरियल कहां से आ गया बीच में? अभी रुको, सिर्फ फैक्टोरियल नहीं, अभी एक चीज और भी है, उसके बाद आएगा बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या है? हम लोग मैथ्स में
एक छोटा सा चीज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज NCR। NCR क्या होता है ना? देखो मैथ्स के बेसिक्स में अगर जाओगे या थोड़ा सा और एडवांस डिस्कशन करोगे तो NCR का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। अब तुम बोले ये क्या बता दिया आपने, तो इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तुम एक काम करो या तुम लोग एक काम करो, सिर्फ NCR होता कितना है वो अभी बस पता करो। ये एग्जैक्टली उसका लॉजिक क्या है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आई मीन उस पर अगर डिस्कशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। हम लोग का क्लास का पर्पस मैथ्स नहीं है, हम लोग क्लास के पर्पस है मैथ्स के टूल वाला पार्ट बस अपने अंदर कंट्रोल में करना। तो NCR की डेफिनेशन क्या है ना? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब एक काम करिए, थोड़ा नया चीज है, एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, इससे अच्छा है कि एक दो प्रैक्टिस यहाँ पे भी कर लो, ठीक है ना? तो मैं दे रहा हूँ कुछ, करो जरा 6C0, 6C1, 6C2 और 6C3, ये चार नंबर्स दिया मैंने, इनके कॉम्बिनेशंस निकालो। ये C होता है कॉम्बिनेशन वर्ड का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 60, कॉम्बिनेशन 61, कॉम्बिनेशन 62, कॉम्बिनेशन 63, ये तुमको एक एक केस में निकालना, ठीक है? चलो फटाफट सॉल्व करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर कहां से कैसे आ रहा है। मुश्किल नहीं है, मैं बल्कि एक एक करके पूछता हूँ। 6C0, तो एक एक करके बताते भी जाओ। आरिका बेटे 6C0 कितना आ रहा है? 1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6C0 का मतलब क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 0 यानी 6 फैक्टोरियल यानी इक्वल टू 1, है ना? फिर है 6C1, तो 6C1 कब बताओ बेटे, 6C1 कितना है? 6 हाँ 6 हाँ 6, ठीक है, क्योंकि 6C1 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 1, है ना? n माइनस r, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेके 6 तक मल्टीप्लिकेशन। 5 फैक्टोरियल में क्या होगा? 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लिकेशन। तो एक सब कट 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 हो जाएगा, सिर्फ एक 6 रह जाएगा, यानी इक्वल टू 6। चलो ठीक है, 6C2, आधे बेटे 6C2 कितना है? 15 हाँ बेटे 15 15। चलो लेट्स सी, तो 6C2 का मतलब क्या हुआ? द 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल क्या है? बाय 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल में 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई है, और ये डिनोमिनेटर में, और 6 फैक्टोरियल में 1 से लेके पूरा 6 तक मल्टीप्लाई है, तो पूरा 4 फैक्टोरियल का 4 तक कैंसिल हो जाएगा, सो 1 2 3 4 बचेगा सिर्फ 5 और 6, यानी इक्वल टू 5 into 6 by 2, ठीक है? तो 6C2 हो जाएगा इक्वल टू 6C2 हो जाएगा इक्वल टू 15, है ना? चलो दैट्स राइट। सायंतन 6C3 20. 90 So 20, 20, 20. 20, हाँ चलो देखता हूँ। तो 6C3 क्या होगा? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है ना? अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, 720 किया था, तो 720 बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, और एक और 3 फैक्टोरियल 6, तो 6 into 6, तो 6 से अगर मैं करता हूं तो 1 2 0, और एक और 6 से कैंसिल करो तो आ गया 20। चलो इसका मतलब क्या है कि अगर तुमको कोई भी कॉम्बिनेशन निकालना हो, 61 62 63 64 7C2 8C5, कुछ भी निकालना हो बड़े आराम से निकल जाता है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं होता है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन होता है। चलो ठीक है, गुड जॉब। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यू माइट से, आप शुरू तो किए थे बाइनोमियल थ्योरम से,
और तो पता नहीं कहाँ चले गए फैक्टोरियल और एनसीआर और ये सब चीजें कहाँ से आ रहे हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट है ना। बाइनोमियल थ्योरम एंटायरली इसी पे चलता है। अब थ्योरम क्या है ये अब मैं फाइनली बताने वाला हूं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली थ्योरम के प्रूफ वगैरह के लिए हमारे पास टाइम नहीं तो ऑब्वियसली इस टाइप के थ्योरम के कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता बिना प्रूफ। तो मैथ्स में देखना सबसे पहले यूज करने के पहले इस थ्योरम को प्रूव किया जाए, पर ठीक है हमारे पास इतना लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि हम इस पे इन चीजों पे डिस्कस करें। अभी तो फिलहाल तो हम जस्ट थ्योरम बता रहे हैं। What is the theorem? A plus B whole to the power n, ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। और वो नंबर्स क्या क्या होगा और उसका क्या स्कीम है वो देखो। दैट इज इक्वल टू NC0। ये नोट भी कर लो, थोड़ा सा ना मेंटल मैप बनाओ कि हम कैसे इसको याद रखें, क्योंकि अदरवाइज ना इतना बड़ा कोई याद नहीं रख सकता है, पर उसके अंदर एक सिस्टम है, एक स्कीम है, जिससे देखना तुम बड़े लिंक करके आराम से याद कर सकते। NC0 e to the power n b to the power 1, ठीक है ना, प्लस NC1 सॉरी b to the power g b to the power 1 प्लस NC2 e to the power n minus 2, ठीक है ना, b to the power 2। आई थिंक अब तो खैर तुमको सीक्वेंस पता चल गया होगा, पर चलो फिर भी मैं इसको और थोड़ा सा लिख देता हूँ। प्लस NC3 e to the power n minus 3 b to the power 3 प्लस इस तरह से चलता जाए। अब देखो क्या होगा, अब देखो a प्लस बी होल टू द पावर n में क्या होगा ना, ये आ गया सारा एक्सपेंशन। अब एक काम करता हूँ, एक मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद एक दो जो है तुम लोग कर लेना। जैसे a प्लस बी होल टू द पावर 5, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। a प्लस बी होल टू द पावर 5, ये मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, NC0 यानी 5C0 into a to the power n। अच्छा बाय द वे, हाँ मैं बोलने भूल गया, इज दैट इसको याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। देख रहे हो हर जगह n n n n, तो पहले NC0 फिर NC1 फिर NC2 NC3 NC4 NC5 NC6, यानी पूरा एंड तक चलेगा। अब आ जाओ a का पावर, तो a का पावर क्या है, a to the power n, a to the power n minus 1, a to the power n minus 2, a to the power n minus 3 and so on। एंड अबाउट b का पावर, तो b का पावर यानी देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सिस्टम समझो। पहले NC0 से स्टार्ट करना है और फिर NC1 NC2 NC3 NC4 इस तरह से, यानी NCR का नंबर बढ़ता जाएगा। a का पावर n से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद a to the power n minus 1 a to the power n minus 2 a to the power n minus 3 इस तरह से, यानी a का पावर n से स्टार्ट करो और एक 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 घटाते जाओ। और b का पावर क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करो और एक एक करके बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 करके। आई होप यू आर नाउ गेटिंग अ फील। एक काम करो, a प्लस b होल टू द पावर 5 करना, तो 5C0 पहला टर्म होगा, a to the power 5 b to the power 0 प्लस 5C1 a to the power 4b प्लस 5C2 a cube b square प्लस 5C3 ab4 प्लस 5 4 3 sorry 2 a to the power 2 b to the power 4 b to the power 3, फिर है 5C4 a to the power 1 और b to the power 4, ये पूरा सीक्वेंस चलेगा मतलब। और लास्ट में 5C5 b to the power 0 b to the power 5। ये वजह से पूरा सीक्वेंस देख लो अच्छे से। यहाँ थोड़ा लाइट है तो मैं लाइट वाला पोर्शन थोड़ा देर डिलीट कर देता हूँ, तो इसको नोट कर लो अच्छे। अब चेक कर लो वहां पे क्या लिखा है मैंने, वो सीक्वेंस देख लो। आई थिंक उसको देख के वैसे ही आप अलग से हमें कोई जरूरत नहीं। चलो अब एक काम करता हूं,
5C0, ठीक है ना? 5C0 क्या होगा? 5 factorial by 0 factorial into 5 factorial होगा 1, जो कि 5C0 ये हो गया 5C1, यानी 5 factorial by 1 factorial into 4 factorial, ये क्या होगा? 5 होगा। ये ना पूरा मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? पूरा मैं करके दिखा रहा हूँ सो दैट तुमको आइडिया लग जाएगा। फिर मैं एक आध सवाल भी पूछ लूंगा। आई थिंक इतना ही बहुत होता है, इस थ्योरी में कुछ खास जान नहीं है, और जो असली जान वाले क्वेश्चंस है वो सब जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं, उसका हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए अभी हम लोग ने जस्ट बेसिक वाले पार्ट करें, जो हमें फिजिक्स में जरूरत होगा कहीं ना कहीं, डायरेक्टली वहां तक कभी पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे पहुंचे। 5C2 जो कि 5 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 3 फैक्टोरियल 6 और 2 12 यानी इक्वल टू 10, है ना? तो 120 by 12 10 आ गया। फिर 5C3 जो कि 5 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। एक्चुअली कायदे से देखा जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये बात 5 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, क्या फर्क है बताओ? इसलिए इसका भी हो जाएगा 5। अब आ जाओ 5C2, 5 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा ना? देखो जरा, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है ना? देख रहे हो? अच्छा नहीं, 5C4 से अगला टर्म 5C4 है, मैंने गलती से 2 लिखा था। तो इसको 5 फैक्टोरियल by 4 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल, यानी कितना आ गया? एक्चुअली 10 आएगा सर, ये गलती से मैंने 5 लिखा था, 10 होगा। और 5C4 कितना आ गया ना? 5, और 5C5 कितना आ जाएगा? 9.5 फैक्टोरियल by 5 फैक्टोरियल into 0 फैक्टोरियल, यानी इक्वल टू 1, क्योंकि सारा कुछ कैंसिल होकर डिवाइड होकर कैंसिल होता है। अब कोफिशिएंट्स आ गए सारे, कोफिशिएंट तो निकालना था ना, तो ये कितना हो जाएगा फिर? अब ना a plus b whole to the power 5, है ना? a plus b whole to the power 5, a plus b whole to the power 5। अब क्या हो जाएगा ना? 5C0 यानी 1 a5 प्लस 5C1 यानी 5 प्लस 5C2 यानी 10 प्लस 5C3 वो भी 10 है, प्लस 5C4 यानी 5 है, प्लस 5C5 यानी 1 है into B5। वो जो मैंने पास्कल्स ट्रायंगल बनाया था, उसका अगर तुम छठा रो बनाओगे तो देखना टू द पावर 5 वाला एक आएगा, और देखना एग्जैक्टली यही कोफिशिएंट्स थे, ठीक है ना? तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ a plus b होल टू द पावर 5, ठीक है ना? एक बार चेक करो अच्छे से, एक बार एक्सपेंशन मिला हो जा रहा है। I'm just giving a few seconds. अब मैं चाहता हूं तुम लोग जो है एक क्वेश्चन करो, और वो है ये एक्सरसाइज करो, a plus b to the power 10 की, a plus b whole to the power 10 के सारे नहीं निकाल, फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स।
ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स। कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सायंतन ने सेड की डन हो गया। Arika has given the answer also 8/10 10 A9B 45 120 and so on। चलो ठीक है, मैं फटाफट करता हूँ इसको, बाकी लोग आंसर टैली करो। तो पहले तो ये क्या आएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ही बोला, यानी 10C0 है ना, 10C0 a to the power 10 b to the power 0 plus 10C1 a to the power 9 b to the power 1 plus 10C2 a to the power 8 b to the power 3 plus 10C, बहुत हो गया ना, 1 2 3 अच्छा 3 है, 10C3 a to the power 7 b to the power देखो 10 9 8 7 ठीक, b to the power 3 a b to the power 2, ठीक है ना, ये बात देख लो अच्छे से। तो दैट इज ऑल। तो ये a plus b whole to the power 10 है ना, a plus b whole to the power 10 का क्या हो गया ना, ये आ गया साथ, ये लास्ट वाला टर्म ना दिख नहीं रहा था, मैं काम को प्लस 10C3 a to the power 9 a to the power 7 a to the power 3। आई थिंक पहला चार टर्म्स तो इतना ही है। तो 10C0 यानी 10 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल into a to the power 10 b to the power 0। अच्छा b to the power 0 तो 1 ही है, तो इसको रहने दो, है ना, प्लस 10 फैक्टोरियल बाय 1 factorial into 9 factorial into a to the power 9 into b plus 10 factorial by 2 factorial into 8 factorial, है ना, into a to the power 8 b to the power 2 plus 10 factorial by 3 factorial into 7 factorial into, ठीक है ना, 1 2 3 4, अच्छा इतना ही बहुत है। तो ये तो चलो पूरे कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 8 to the power 10 प्लस, अब देखो 10 फैक्टोरियल में से डिवाइड करोगे 9 फैक्टोरियल तो सारा तो कैंसिल होगा, सिर्फ 10 रहेगा, तो कितना आ जाएगा फिर 9/10 a9b प्लस, अब देखो 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में देखो 8 तक सारा कैंसिल, तो सिर्फ लास्ट के दो रह जाएगा बस, तो 10 into 9 रह जाएगा, इसे by 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो देखो 10 into 9 90/2 क्या होगा 45, तो प्लस 45 a8 b square प्लस 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। नाउ 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल में हो क्या रहा है, इस 7 तक तो सारा कट गया 10 फैक्टोरियल में से, रह क्या गया न्यूमरेटर में 8 9 10। देखो ये लॉजिक समझना बड़ा जरूरी है। 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या ना, ऊपर 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई है, नीचे 1 से लेके 7 तक मल्टीप्लाई है, तो 1 से लेके 7 तक तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो लास्ट में बचा क्या 8 9 10, तो 8 into 9 into 10 by 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो 8 into 9 into 10 by 6 यानी क्या होगा 120, ठीक है ना, 720 by 6 आ गया, तो 120 प्लस 120 a7 b,
That's it. These are the 4 terms. First 4 terms of the binomial expansion a plus b whole to the power 10. ऐसे और भी निकाला जा सकता है, तो चलो क्वेश्चन में 4 दिया तो हम उसके ज्यादा क्या करते हैं, है ना? तो that's how the binomial theorem is. अब इसका यहाँ पे एक यूटिलिटी भी है जो कि हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना? जो कि हमें जो है डिस्कस करना है। और वो है कभी कभी देखना, और ये मैं बताऊं मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम तुम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में करोगे, पर अब जो मैं बताने वाला हूं यही बस फिजिक्स में काम का चीज है। अभी देखना जो बताने वाला हूं यही देखना फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम में आएगा, मतलब जरूरत पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही लिखूंगा। तो क्या लिखूं, इक्वल टू nc0 1 to the power n into x to the power 0। पहला टर्म तो ये होगा। सेकेंड टर्म nc1 into 1 to the power n minus 1 into x, सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म nc2 into 1 to the power n minus 2 into x to the power 2, और उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट 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 दे दिया। देखो मैंने वही एक्सपेंशन लिखा है, बस a प्लस बी होल टू द पावर n में से मैंने a के जगह 1 पुट किया है और b के जगह x पुट किया, बस और कुछ नहीं किया। आई होप यहां तक ठीक है। अब एक काम करो, nc0 कितना होता है ना, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, तो कट पुट के 1 आता है, और स्टार्टिंग वैसे भी 1 ही होता है, इज इक्वल टू 1 का 1 ही into 1 to the power n वो भी 1 है, x to the power 0 वो भी 1 है, ये पूरा टर्म ही 1 होगा। अब बताओ nc1 क्या होता है ना, nc1 होगा n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल into n minus 1 फैक्टोरियल। देखो जरा nc1, यानी ऊपर है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब होता है 1 से लेके 2 3 4 5 अप टू n तक मल्टीप्लाई, नीचे है n minus 1 फैक्टोरियल, यानी 1 2 3 4 से लेके n minus 1 तक मल्टीप्लाई, तो तब तो सारा कुछ कट तो जाएगा ना, बचेगा क्या, एक n ही तो बचेगा, एक n ही तो बचेगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा, दिस विल बी प्लस nc1 क्या होगा, है ना, n 1 टू द पावर n माइनस तो 1 ही होता है इनटू nx प्लस। अब एक चीज जरा सोचो, हमें फिजिक्स में देखो कायदे से अगर 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन देखोगे तो पूरा लंबा लिखना पड़ेगा, पता नहीं कितना लंबा लिखना पड़ेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। हावेवर ज्यादातर केस में फिजिक्स में क्या होता है ना, x का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो जनरली इन फिजिक्स, ठीक है ना, ये मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, इससे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। जनरली इन फिजिक्स क्या होता है, x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू 1। जैसे x का वैल्यू एग्जांपल x का वैल्यू सपोज है 0.0002, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू 1। तो दैट केस क्या होगा ना, 1 प्लस कुछ x टू द nx है वो तो ठीक है। तो अगला टर्म है उसमें देखो क्या है, x का पावर 2 है, तो अगर x का वैल्यू 0.0002 होता है तो x स्क्वायर क्या होगा, 0.00000004। अब बताओ x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.00000004। फिर से देखो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 0.00000004। आप बताओ, अब खुद बताओ, isn't it a negligible quantity? सर यानी हर केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज तो है, अगर x का वैल्यू बहुत छोटा होता है, जो कि देखना अक्सर होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, x स्क्वायर फिर उसके आगे x क्यूब, ये x स्क्वायर अगर इतना छोटा होता तो x क्यूब बताओ कितना होगा, x क्यूब का देखो जरा कितना वैल्यू है,
0.0000 0000 नहीं सॉरी 8। अब बताओ इतने बड़े बड़े डेसिमल वाले टर्म्स कोई लिखता है क्या, कोई कंसिडर भी करता है क्या? Isn't it, aren't they negligible? इसलिए क्या होता है, ये पूरे x स्क्वायर x क्यूब x फोर जितने भी आएंगे ना इसके बाद उस सब को नेग्लेक्ट कर देते, यानी बेसिकली क्या होगा, सिर्फ दो टर्म रह गया बस, एक 1 और एक nx प्लस ऑल नेग्लेक्टेड। They are negligible, too small to be counted. ऑलरेडी तुम्हारे लक्षण देखो जरा, इतना छोटा टर्म है, कौन कैलकुलेट करता है इसका, बता खुद सोच के देखो जरा। चलो एनीवे, तो ये हो गया 1 प्लस n into x। आई होप इट्स ओके, ठीक है ना? इनको अगर नोट करना है तो नोट कर लो साथ साथ। और देखना बाइनोमियल थ्योरम का बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बट जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि देखना अक्सर यूज करेंगे हम लोग, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड दैट इज कि अगर x का वैल्यू बहुत छोटा होता है, देखो लिख दिया मैंने पहले, मैंने x लेस देन 1 नहीं लिखा, मैंने लिखा x वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, x का वैल्यू है 0.0002, इज इट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर x स्क्वायर x क्यूब वगैरह ये सब चीजें जो है लगभग समझ लो कि नेग्लेक्ट ही कर सकते है ना। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। चलो इसके ऊपर एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। सपोज मैं कहता हूं, आई होप कि नोट कर चुके होंगे। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास है क्यूब है और उसका जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, उसके साइड को 8 सेंटीमीटर से बढ़ा के 8.0002 सेंटीमीटर कर, तो जो वॉल्यूम होगा वो तो चेंज होगा। क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन सरफेस एरिया। ये क्यूब है, याद रखना, फाइंड आउट द चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। जब कुछ नहीं मेंशन होता है हमें टोटल सरफेस एरिया लेना होता है, ठीक है ना? चलो ठीक है, फाइंड आउट द सर सरफेस एरिया। हाँ बोलो सर, वो चेंज क्वांटिटी मतलब नई क्वांटिटी कितनी है? अभी बता पारू, कभी बताया नहीं पूरा। अब 8 सेंटीमीटर हो गया और मान लो मैंने क्या किया, जो उसका साइड है उसको मैंने बढ़ा दिया। तो पहले 8 था, बाद में मैंने कर दिया 8.0003 सेंटीमीटर। तो पहले 8 था और बाद में मैंने कर दिया या 0.004, ठीक है ना। तो पहले 8 था, अब मैंने बढ़ा के कर दिया 8.0004 सेंटीमीटर। ऐसे में तुमको बताना है कि सरफेस एरिया में कितना चेंज आया, ठीक है। देख लो, ठीक है। तो फाइंड आउट द चेंज इन द सरफेस एरिया। तो इसको फटाफट फाइंड आउट करो सो दैट मैं नाउ स्टार्ट। पहली बात तो क्यूब का जो सरफेस एरिया वो है 6a स्क्वायर, है ना। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या है, इनिशियल सरफेस एरिया तो दैट इज इक्वल टू 6 into 8 का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल क्या हो गया, s डैश इज इक्वल टू 8 के बाद चेंज क्या है ना, 8 से बन गया कंपेयर्स गिवन डिफरेंट आंसर दैट इज 0.038। ओके, अभी तक 3 जने ने आंसर किया है, तीनों के अलग आंसर्स है। चलो कोई नहीं, तो s डैश इज इक्वल टू 8.0004 का स्क्वायर इनटू दिस,
तो न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 6 into 8.0004 का स्क्वायर। वेल हरिका इज नाउ चेंज द आंसर। चलो कोई नहीं, अभी मैं देखता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 6 into 8 plus 0.0004 का स्क्वायर। अब फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा 6 into 8 कॉमन लो तो 1 plus 0.0004 by 8 इसका होल स्क्वायर। प्रणव has written pi into 16। बेटे ये क्यूब बोला था, ये स्फीयर नहीं था। इसे पाई वाई का तो कोई रोल आ नहीं सकता है ना। तो मैं पहले लिख दिया था ये क्यूब है। तुमने मुझे लगता है शायद Yes, स्फीयर sir. लेके किया। Yes, sir. Sphere ले लिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आई थिंक अब तो आंसर चेंज करने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। 6 into this is ये हो जाएगा कितना ना, 8 का स्क्वायर तो बाहर निकाल दो, 8 का स्क्वायर तो 6 into 8 का स्क्वायर इनटू, अब बताओ isn't it into 1 plus 0.0004 by 8 to the power 2। अब isn't it of the form 1 plus x to the power n। देखो बाइनोमियल ने क्या बोला कि 1 plus x whole to the power n is approximately 1 plus nx। बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से 1 plus x whole to the power n is equal to approximately 1 plus nx if x is very very small compared to 1। अगर 1 के कंपैरिजन में x का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो इन दैट केस ये वैल्यू होता है। चलो ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा फिर 6 into 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको तो कॉमन लेके बाहर निकाल दो, प्लस 6 into 8 into 8 का स्क्वायर और नीचे 8 आएगा। अच्छा नहीं, पहले काम करो, इसको पहले नीचे सिंपलीफाई करो। Now it is exactly in the form 1 plus x to the power n। 1 plus x 1 plus x to the power n, तो क्या होगा 1 plus nx। 1 plus n 0.0004 by 8 तो 1 plus nx। आगे नहीं आता। अब इसमें एक काम करो, लिखो 6 into 8 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज भाई तो मैं बताता हूँ, इस दैट ये जो मैं इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ ना, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। बट एग्जाम में जब तुम्हारे सॉरी दिमाग में जब ये चीजें सेट हो जाएंगे ना, तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना होगा। एग्जाम में देखना दिमाग ऑलरेडी तुम्हारा प्रोसेसिंग फास्टर कर देगा। क्यों भाई, तब तक तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो कुछ लोगों ने अभी पहली बार बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं, इसलिए उनके सहूलियत के लिए मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स लिख के कर रहा हूँ, सो दैट एक एक स्टेप तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट एग्जाम में इन सब स्टेप्स को जंप करके देखना, सीधे हमें आंसर तक या एक आध स्टेप लिख के क्विकली आंसर तक पहुंचना होता है। दैट इज समथिंग दैट विल हैपन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एकदम रातों रात तो नहीं हो जाएगा। चलो तो 6 into 8 का स्क्वायर बाहर निकाल दो। ये वाइटल स्टेप है। 1 plus x to the power n is equal to approximately, तो यहाँ पे approximately is approximately 1 plus n into x, ये x हो गया। अब इसको अंदर ले जाओ, plus 6 into 8 into 8 into 2 into 0.0004 by 8। तो एक एक टॉपिक से दिख रहा है मुझे कैंसिल होते हुए। तो अब देखो, ये तो ओरिजिनल सरफेस एरिया 6 into 8 का स्क्वायर, ये ओरिजिनल सरफेस एरिया तो अभी भी आया ना। इसके बाद वाला जो टर्म है दैट इज द चेंज, दैट इज द चेंज। तो ये हो गया चेंज। ये क्वेश्चन था ना, फाइंड चेंज इन सरफेस एरिया, तो ये हो गया वो चीज। अब इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा बहुत, ये आ जाएगा इक्वल टू 6 into 8 48 into 0.0004, ठीक है। 6 is 48। वो एक्चुअली मैंने क्या क्या देखा था, 6 into 8 तो 48 लिखा और 2 into 0.0004 को लिखा 0.008। अब अपने आप सॉल्व कर लोगे तो वो स्टेज तक पहुंच चुका है जब ये क्वेश्चन अब आराम से सॉल्व कर, ठीक है ना। कर लो सॉल्व। है ना, और ये मैंने 8 into 48 का रिजल्ट लिखा। अभी 8 into 48 नहीं है, 0.008 यानी 1 2 4, तो 4 जीरोस को इधर करना, यानी 1 जीरो तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, यानी इक्वल टू
0.0384 0.0384 centimeter square. That is the change in the area. Are you getting it? यहाँ पे ये वाला चीज क्रूशियल था, ये दो स्टेप्स जो है ना थोड़ा क्रूशियल था. सर ऐसे एक्सटेंशन करके ही करना जरूरी है, मैंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया. अरे वो मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने किया ना, ये बड़ा बेबी स्टेप दिखाते हुए किया. ये एग्जाम में नहीं करना होता. एग्जाम में देखने इसको स्टेप जंप करके, जो स्टेप जंप हो रहा है जंप करके बस स्क्रिबल करके आंसर लिखना, और फिर एंड में तो जो भी बोले मार्क करोगे या बटन प्रेस करोगे, वो तो अलग चीज होगी. बट दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ठीक है ना? चलो, आई थिंक लेट्स मूव ऑन नाउ. Okay. Our next topic of discussion is on differentiation. अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशिएशन के ऊपर. इन द मीनवाइल कुछ आंसर्स तो आए हैं. 0.0384 आद्या इज राइट. 0.0384 आरिका 0.04, ठीक है ना, काव्या वगैरह. उसके पहले बल्कि गलत आंसर्स आ रहे थे, बट अब लास्ट में जो है सुधर गए. चलो कोई बात नहीं. अगला है a small discussion on a very powerful mathematical tool called calculus. कैलकुलस के अंदर दो पार्ट्स हैं. एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस और एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस. अब दोनों का रोल अलग है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है. वो क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस एसेंशियल जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या है? कैलकुलेट्स द रेट ऑफ Now what does differential calculus do? इसको नोट कर लो. इसमें थोड़ा सा वो चमकने वाला चीज एरिया है, तो ये नोट कर लो. इसको मैं ढक देता हूँ. चलो, I think by now you must have copied it. So differential calculus calculates what? The rate of change of some quantity due to तो कैलकुलस क्या हो गया ना? कैलकुलेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी. अब इस पे आऊंगा मैं धीरे धीरे, तो काफी इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रल कैलकुलस क्या करता है? इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रल कैलकुलस क्या करता है? फाइंड दिस द इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग क्या करते हैं? टू फाइंड द समेशन of a very large
तो दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशन। एक तरफ बोला वेरी लार्ज और एक तरफ बोल रहा हूँ कि स्मॉल, और इसमें वेरी जोड़, यानी काफी नंबर ऑफ टुकड़े में डिवाइड करने इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। दोनों के अपने लॉजिक है, दोनों के अपने लॉजिक है। ये काम करते हैं, सपोज इमेजिन करते हैं कि y का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, and I'm going to write it as ठीक है। y is going to suppose like 19 तो ज्यादा हो जाता है, y is going to suppose x to the power 8, हमें मानने में क्या जाता है। ऐसे में नहीं, वैसे 8 फुट से ऊपर तो होता ही नहीं है ना, ठीक है। जो क्वेश्चन है या उसको मान लें। क्वेश्चन इज दैट अगर कोई क्वांटिटी जा रहा है तो कितना रेट से जा रहा है ना, मैं उस पर इंटरेस्टेड हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंड चलो ठीक है, मैं इसको फिजिक्स नहीं लेता हूँ, इसको अभी फिजिक्स में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ फाइंड, अब मान लो y का वैल्यू x टू द पावर 8, x टू द पावर 8। मैं कहता हूँ कि फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ y when x increases by a very small amount डेल्टा y। भाई मैं से डेल्टा क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ अ चेंज। तो डेल्टा y मतलब होता है चेंज इन y, डेल्टा x मतलब होगा चेंज इन x, डेल्टा l मतलब होगा चेंज इन लेंथ एंड सो ऑन। sorry x increases by a very small amount delta x, तो y में क्या चेंज आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम लोग जल्दी से लिखेंगे दैट y is equal to x to the power 8, ये तो गिवन है, इसमें तो कोई डाउट डिबेट तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जैसे ही मैं x का वैल्यू बदलूंगा तो y का वैल्यू भी बदलेगा, तो y का न्यू वैल्यू का y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा ना, x का वैल्यू चेंज हुआ बाय डेल्टा x। इसको थोड़ा अप्रिशिएट करो कि x का वैल्यू डेल्टा x से चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो नया वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ ठीक है बेटे, कब देख लिया मैंने तो, ठीक है यू कैन टेक रेस्ट। आई मीन मैं बाद में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा तो y प्लस डेल्टा y क्या है, x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर 8। क्यों, देखो यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब होता है x के वैल्यू में क्या चेंज आया है। तो अगर x का वैल्यू अभी x है तो बाद में कितना होगा, x प्लस डेल्टा x। मैं जानबूझ के थोड़ा हायर पावर दिया, वैसे मैं लोअर से भी स्टार्ट कर सकता हूं। इज इक्वल टू, एक काम करो, x into 1 प्लस, मैनिपुलेशन कर दिया मैंने थोड़ा सा। क्या किया मैंने, x को कॉमन ले लिया, तो x को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल्टा x बाय x होल टू द पावर 8। अब ये जो x टू द पावर 8 है इसको बाहर निकाल दो, 1 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर y के साथ कम वैल्यू ऐड करो, y के साथ बहुत कम वैल्यू ऐड करोगे तो इट बिकम y प्लस डेल्टा y। तो यहाँ पे तो x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया, तो x के साथ कम वैल्यू ऐड किया तो x प्लस डेल्टा x। अब हम जानना चाह रहे हैं कि y में क्या चेंज है, वो बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। x टू द पावर 8 कॉमन ले लिया मैंने,
अगर x बार एक कॉमन ले लिया तो दैट केस क्या होगा ना 1 प्लस डेल्टा x बाय x अब है ना 1 प्लस ठीक है। बाय द वे ये है क्या, ये कर क्या रहा है ना, हमने क्या किया x का वैल्यू थोड़ा चेंज कर और मैं देखना चाह रहा हूं कि उसके कंसीक्वेंस क्या है। चलो देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली जैसा ही हो गया बिकॉज़ डेल्टा x बाय x इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये रिलेशन ठीक ठाक काम पावर 8 कहाँ गई वो वाली हाँ? सेकंड लास्ट स्टेप में? और देखो x टू पावर 8 into 1 तो x टू पावर 8 हो गया सर अच्छा हो ठीक है वो एक्चुअली मैंने ये लिखना भूल ठीक है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए, इसको मॉडिफाई कर देता हूं मैं तो क्या हो जाएगा ना x टू पावर 8 इनटू अब हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कहता है 1 plus x whole to the power n is approximately 1 plus nx। तो ये भी तो उसी फॉर्मेट में है, डेल्टा x तो बहुत छोटा है तो ये हो गया इफेक्टिवली क्या हो गया 1 plus x to the power n। फिर से देखो 1 plus x to the power n यानी 1 plus nx मैंने फॉर्मूला दिया था ना, तो n बोलते हैं into x मतलब हो गया डेल्टा x by x। तो क्या हो जाएगा फिर x to the power 8 plus x to the power 8 into 1 is x to the power 8 plus अब देखो जरा क्या होगा जो मैंने स्टेप्स कर रहा हूं जरा अच्छे से समझ लो कि बाद में फिर समझने का टाइम नहीं मिलेगा अभी या फिर नीचे का x कट जाएगा ना? हाँ वो नीचे के x कट के x to the power 7 हो गया, पहले इसको हटा देता हूं ठीक है, यानी 8 x to the power 8 into x to the power 7 और एक डेल्टा x यानी ये आ गया x to the power 8 plus 8 x to the power 7 into डेल्टा x आ गया ना। अब तो x to the power 8 तो पहले ही था y तो चेंज क्या हुआ फिर y plus 8 into x to the power 7 यानी चेंज इन y कितना आ गया, ये हो गया वो चेंज इन y डेल्टा y is equal to 8 into x to the power 7 into डेल्टा x। ये डेल्टा y आया है ना। अब एक काम करो यहाँ तो जगह कम है तो इसलिए मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था इधर उधर समझ नहीं आता कहां लिखूं। तो therefore फाइनली क्या है therefore you will get delta y। तो देखो y plus delta y आ गया y plus 8 into x to the power 7 into delta x। तो delta y क्या हो गया फिर 8 into x to the power 7। you know what डिफरेंशियल कैलकुलस क्या करना चाहता है, डिफरेंशियल कैलकुलस जानना चाहता है कि अगर x का वैल्यू में छोटा सा चेंज करूं तो y के वैल्यू में कितना कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है, यानी डेल्टा y यानी जितना वो चेंज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपॉन डेल्टा x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन इज एग्जैक्टली दिस कि हमें डेल्टा y बाय डेल्टा x चाहिए where डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। डेल्टा x कितना छोटा, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, बट हाँ 0.01 वगैरह इस तरीके से कुछ होना चाहिए उसका फ्रैक्शन। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा x को नीचे लेके आ गया और 8 into x to the power 7। थोड़ा सा एक वो देखो जरा यू कैन से ऑब्जर्वेशन क्या कि जब x to the power 8 है y is x to the power 8 है तो यहाँ पे तो 8 आ गया सामने, यानी अगर वो 8 की जगह 9 9 कुछ भी होता तो यहाँ पे हो जाता, पर चलो फिलहाल तो हम 8 से कर रहे हैं। तो y is x to the power 8 और करते करते ये पता चला कि डेल्टा y जो है 8 into x to the power 7 into डेल्टा x। तो डेल्टा y by डेल्टा x क्या होगा है ना, तो इधर नीचे लेके आ गए तो 8x
दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न कि अगर y का वैल्यू x टू द पावर 7 है then delta y by delta x will be equal to so and so, and you can easily calculate that by using the same method. इसलिए एक काम करो, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या? होता क्या है वैसे? हाँ बेटे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब कि उससे मतलब मैं डिवाइड क्यों उसी कर पे रहा आ है? रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, मैं उस पे आ रहा हूँ। एक और एग्जांपल तब तक कर लो, वो अगर y is equal to x to the power 5 होगा, डेल्टा y by डेल्टा x का वैल्यू कैलकुलेट करो। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने ये कैलकुलस का एरिया ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट मैं उनको खास करके सजेस्ट करूंगा, देखो जो लोग नहीं कर रखा है इस तरीके की चीजें, वो तो वर्कआउट करेंगे एंड विल गेट द आंसर ऑन पेपर। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ एक चीज सीखे हैं और उसको हम लोग कहीं पे भी लगा देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं करना है ना, तो वो चीज ध्यान रखना पड़ता है। देयरफॉर फाइनली क्या हो गया, now y is equal to x over 5, तुमको डेल्टा y by डेल्टा x बताना है। इसका मतलब क्या है कि तुमको बताना है चेंज इन y ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन x। अब कईयों को तो फॉर्मूला याद है तो फटाफट फॉर्मूला से बता दोगे, बट मैं अवॉइड करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं बाइनरी यूज करके। तो मैं क्या लिखूं, y is equal to x over 5, अगर x बदलेगा तो y बदलेगा, यानी y plus delta y is equal to x plus delta x to the power 5। सर मैंने जो आंसर भेजा है वही है। हाँ, तुमने तो आंसर भेजा हुआ है, मैंने देख लिया, बट क्या ना कि आंसर तक इतना जल्दबाजी में हम नहीं पहुंचेंगे, हम तो आराम से पहुंचेंगे। अनिर्बान ने भी दे दिया है। वो तो ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता मुझे, ऐसे मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा तुमने कैसे निकाला फिर? सर मैंने तो ऐसे ही देख लिया, उसमें 8 आगे आ रहा है तो ऊपर। ऑब्जर्वेशन करके। हाँ ऑब्जर्वेशन से। हाँ ठीक है, दैट इज नॉट अ बैड मेथड, दैट्स अ गुड मेथड, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ऑथेंटिकेट नहीं हो सकता। ऑथेंटिकेट करने के लिए तुमको प्रूव करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। अगर x to the power 5 होता है y, तो y plus delta y ने चेंज ऑफ y कैसे करें, x plus delta x to the power 5, यानी y के जगह x to the power 5 लिखो प्लस डेल्टा y, डेल्टा y मतलब चेंज इन y, y तो x to the power 5 वो कर लिया डेल्टा y, इसलिए x plus delta x to the power 5, इसमें भी काम हो रहा है, x का काम है, फिर से वही सिंपलीफिकेशन होगा। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, तो 1 plus 5 into ये वाला हो जाएगा, क्या होगा ना 1 plus nx वाला, तो 1 plus x to the power n, ये n ये does the this thing, तो ये approximately क्या हो जाएगा, 1 plus x to the power n is approximate 1 plus nx approximate। सर आ गया। ठीक है, तो x to the power x, तो मैं काम करता हूँ ना x का ये to the power whole 5, तो ये 5 वालों को मैं बाइनोमियल में यहाँ पे लगा देता हूँ, तो x to the power 5 आ गया और 1 plus nx, तो n बोलते हैं 5 into delta x by x। अच्छे से तसल्ली से देख लो, तो अब एक काम करो, therefore you have x5 plus delta y is equal to x5 into 1 is what, x5 plus 5 into x to the 5 और x कैंसिल करके x to the 4, x to the 5 x to the 5 कैंसिल, therefore delta y by delta x कितना आ जाएगा, delta y by delta x equal to यानी अगर y is x to the 5 होगा तो डेल्टा y by डेल्टा x क्या होगा, 5x to the power 4। अरे ये बार बार जो डेल्टा y by डेल्टा x और डेल्टा y by डेल्टा x लिख रहे हैं हम लोग, इसका मीनिंग क्या है, तो डेल्टा y by डेल्टा x means to find the डेल्टा y डेल्टा x का फिजिकल मीनिंग क्या है,
it finds the डेल्टा वाई डेल्टा एक्स में जो डीपर मीनिंग है वो अप्रिशिएट करो। वो क्या है ना, टू फाइंड आउट द रेट एट व्हिच y चेंजेस ड्यू टू चेंज इन x। तो x बदल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, इससे y का जो चेंज हो रहा है वो तुमको बताना है, एंड दैट विल बी योर dy by dx। अब एक काम करो, मैंने एक लिस्ट बनाने वाला हूं, ठीक है? मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूं। ये जो लिस्ट मैं दे रहा हूं लगभग इसमें 60-70% कवर अप हो जाता, बट इसके अलावा और एक लिस्ट दूंगा, ठीक है ना। अब वो देखो, जैसे मैंने क्या लिखा अभी, इसको अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं। अब मैं डिफरेंशिएशन को जनरलाइज कर रहा हूं, कैसे ना, मैं जनरल वाला डिराइव कर रहा हूं, एक वजह ऑब्जर्व कर रहा था। सपोज y is equal to x to the power n, तो y plus delta y is equal to x plus delta x all to the power n is equal to x to the power n कॉमन लेके 1 plus delta x by x to the power n is equal to x to the power n into हमें पता है, अच्छा इसको हटा ही देता हूं, x to the power n into 1 is x to the power n plus xn minus 1 और एक x, तो कैंसिल xn हो minus जाता 1 है into delta x सर n भी तो लगेगा एक। के बाद ये प्लस n into x to the power n minus 1 into delta x। ये आया क्या बाय द वे, y plus dy, पर x to the power n तो y होता है, प्लस n into x to the power n minus 1 into delta x। अब बताओ ये तो हो गया y plus delta y, तो y तो x to the power n है, तो y और इसको तो कैंसिल कर, ये तो y y कैंसिल, तो डेल्टा y क्या आ गया, डेल्टा y is equal to n x to the power n minus 1 into delta x, यानी डेल्टा y by delta x is equal to n to the power n minus। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना आ गया, n, यानी जो पावर में है उसको सामने लेके आ गया n, और जो पावर है x का उसको एक हटा दिया, सिंपल। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। यानी मैं इसको समराइज करूं तो क्या हो गया ना, if y is equal to x to the power n, then delta y by delta x will be equal to n into x to the power n minus। ठीक है, n into x to the power n minus 1। अभी तक मैं ऑलमोस्ट ये तो मोनोलॉग हो जाता ना, ऑलमोस्ट मोनोलॉग की तरह बोलता गया, क्योंकि थ्योरम अदरवाइज बीच में ब्रेक करके बताना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो मुझे लगा कि मैं पहले पूरा कर सर लूं। इनका डिवीजन पर बता क्यों रहा है ये चीज, रेट ऑफ सर इनका डिवीजन, सर इनका डिवीजन कैसे बता रहा है कि रेट क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन से रेट पे नहीं चेंज हो तो रहा है। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो आ गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो यार डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। नहीं तो सर इसकी डेफिनेशन इसे एक्सप्लेन कैसे करती है डिवीजन से, डिवीजन से, मतलब इन दोनों का जब डिवाइड हो रहा है तो वो रेट कैसे बता रहा है इन दोनों का। हाँ वो तो थोड़ा सा बताऊंगा अभी, ग्राफिकल बताता हूँ। देखो, व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू मीन बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो जरा देखो, सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, ये सपोज वाई का ग्राफ, वाई का ग्राफ। एक काम करो, तुम ना किसी एक वैल्यू ऑफ y पे x निकाल लो, या तो किसी x के वैल्यू पे y निकाल लो।
चलो डालिए, ये हो गया वो x और ये हो गया वो y। सपोज मैंने x को थोड़ा सा चेंज किया तो उसमें y भी तो चेंज हो गया, y तो ग्राफ के ऊपर पॉइंट, y भी चेंज। हम लोग पता क्या करते हैं, ये जो लेते हैं ना dx, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू y है और यहाँ पे देखो वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, तो मैं लिखूंगा इसको y और ये डेल्टा y। सिमिलरली यहाँ तक देखो कुछ ना x है और x का वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाता है, तो दिस बिकम्स डेल्टा x। अब बताओ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया जिसमें फंक्शन को प्लॉट किया, इज इट डेल्टा y बाय डेल्टा x द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट x? तो डेल्टा y क्या होता है? चेंज इन y। डेल्टा x क्या होता है? चेंज इन x। तो दोनों को तो कोरिलेट करके फाइल बना गया ना। व्हाट इज डिफरेंशिएशन देन? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। उसको चाहो तो यहाँ पे tan थीटा देके एनालाइज कर सकते हो अभी, बट ऐसा बता दिया मैंने, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तो ये जो मैंने x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाया, लेट्स से एनी वन ऑफ द कंटेंट, तो ये जो x का वैल्यू मैंने बढ़ाया उस चक्कर में जो है हमारा y will also increase। नेक्स्ट बढ़ाया तो इन दिस केस अब देखो x का वैल्यू यहां से यहां तक किया, मैंने x का वैल्यू बढ़ा दिया डेल्टा x, और y का वैल्यू यहां तक था, देखो y का वैल्यू बढ़ गया तो डेल्टा y। तो व्हाट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x? अगर तुम इसको बहुत छोटा ट्रायंगल लेते हो तो देन दिस इज पाइथागोरस थ्योरम और ये हो जाएगा थीटा। अगर एंगल टर्म्स में लिखना है तो ये जो एंगल है लेट अस से थीटा है, तो यानी ये एंगल डिफाइन कर रहा है कि कितना ज्यादा चेंज हुआ, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट तो एंगल है। अब मैं इसे लास्ट जानना चाह रहा हूं, इज दैट isn't delta y by delta x equal to tan theta, where theta is the tangent at that point is equal to tan theta, where theta is the tangent at that point। तो डेल्टा y by डेल्टा x भी आ गया, अब वो कितना हो गया tan theta, और किसी भी लाइन का tan theta को is called as इन जनरल देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में भी यही करते हैं, y is equal to mx plus c। व्हाट इज m? m हो गया इक्वल टू tan, ठीक है, तो इससे रिलेशन ही मिल गया कि m तो ये हो गया डेल्टा y यानी चेंज इन y बाय डेल्टा x यानी चेंज इन x, ये चीज। चलो अब एक काम करो, इसको अच्छे से कॉपी करो पहले, फिर मैं एक आध क्वेश्चन दूंगा उसको वाइंड अप करूंगा, फिर अगले दिन जो है इसका और फॉलो अप क्लास थोड़ा सा माइंड को प्रोसेस करने दो। सर जो tan थीटा है वो स्लोप बता रहा है। कई बार इंसान डरने लगता है। हाँ बेटे कुछ बोल रहे थे? सर वो tan थीटा जो है वो स्लोप बता रहा है, तो स्लोप मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वो बता रहा है डेल्टा y बाय डेल्टा x। पहले पहले x और y इतना था, अब ये यहाँ पे चला गया, यानी y में भी चेंज आया और x में भी चेंज आया, और डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होगा ना, उसी चेंज को रिप्रेजेंट कर कि कितना तगड़ा चेंज है। अगर मान लो दो जगह एनालाइज कर, जैसे एक यहाँ पे, अब देखो चेंज कितना ग्रेजुअल हो रहा है, देख लो ना, यहाँ से यहाँ पर। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एकदम से चेंज हो जाता है, जैसे
Are you getting it? तो यहाँ का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अलग से, यहाँ का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कहीं पे भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होगा ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जहां पे तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना चाहते हो, ठीक है ना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पहले क्या हो गया, द चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। ये बस सब कुछ मिला लो। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन अनदर, है ना। यानी एक चीज के चेंज की वजह से अगर कोई दूसरा चीज भी चेंज हो जाता तो वो कितना फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी स्टडी अंडर अ डिफरेंशिएशन। इसलिए देखो डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन को एक शॉर्ट मेथड से ही बताया जाता है, दैट इज रेट मेजरर, यानी उससे रेट हम निकाल सकते, ठीक है। बस लास्ट में फॉर्मूला क्या आ गया ना, अगर y का वैल्यू x टू द पावर n होता है तो डिवाइड s क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ऐसे और भी फॉर्मूला, तो मैं इसका लिस्ट बता, देखो जो मैंने डिस्कस किया था वो था y इज x टू पावर n, उसी कंटेक्स्ट में डिस्कस किया था। ये देखो y इज x टू द पावर n, x टू द पावर n इज द मोस्ट जनरलाइज्ड थिंग, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। और मैं सबका बता देता हूँ, sin x cos x मैं एक काम करता हूँ, ये तो चार्ट दिया मैंने, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिवाइड s की वैल्यू, sin x का होता है cos x, cos x का होगा माइनस sin x, tan x का होगा cot x, सॉरी tan x का हो गया sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, ये सबके डेरिवेशन मेरे अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने तो एक आध कर दिया जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ये सब डेरिवेशन करके आता है, अंधाधुंध कहीं से नहीं आता। ये पूरा चार्ट कॉपी करते जाओ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो sin x cos x tan x ये तो स्टैंडर्ड अब हो गया cosec x, सॉरी sec x, फिर cosec x, यहाँ पे एक माइनस भी है, इनमें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके तो याद कर, या किसी याद कर लो फॉर्मूला क्या है। यानी देखो हमारे पास
कुछ बेसिक फंक्शंस आ गए, साइन है, कॉसेक, एक्स टू पावर है, तो मैंने उसका आंसर तो बता दिया। ये चार्ट जो है ना अब तुमको याद हो, ठीक है, इसी से देखना आंसर आएगा। जैसे समझ मैं पूछता हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सपोज आई से दैट y इज इक्वल टू r cos, ये एक काम करो, y इज इक्वल टू cos थीटा, और तुमको बताना है फाइंड हाउ फास्ट is y increasing when theta is equal to suppose here. The question is y is equal to cos theta given है, और तुमको बताना है कि कितना जल्दी जल्दी y का वैल्यू बढ़ रहा है। देखो मैंने बढ़ रहा है पूछा, how fast is y increasing when theta is equal to 60 degree। चलो सॉल्व करो। Now you might say ये अपने लैंग्वेज के थ्रू क्या पूछना चाह, तो आंसर इज दैट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना y जल्दी जल्दी बढ़ रहा है टू इंक्रीमेंट x, इस बार x नहीं है थीटा, इट्स द सेम थिंग। यानी बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग the value of dy by at theta is equal to 60 degree यानी 5 divided by theta। सर आंसर देखना। हाँ अभी देख लें, at theta is equal to 5 this is what exactly the, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ जब भी सुन लिया देख लिया यानी समझ जाओ कि तुमको डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछा जा रहा है। चलो तो पहले तो y इक्वल cos थीटा, तो y इक्वल cos थीटा होता है, तो चलो थीटा से मत घबराओ, पे थीटा है x है उससे क्या बोलूं, अलजेब्रा है, नोटेशन है। तो अगर y के जगह cos x होता है तो डिवाइड x क्या माइनस sin x, तो देखो पहली बात y is equal to cos थीटा, therefore तो y इक्वल cos थीटा हो तो डिवाइड इधर क्या होगा माइनस sin is equal to माइनस sin, और थीटा है पाई बाय 3, माइनस साइन पाई बाय, और साइन पाई बाय 3 मतलब जाता है 60 डिग्री है ना, इसका मतलब क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है ना 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2। हाँ तुमने शायद कुछ आंसर दिया है, लग रहा है मुझे एक आध और आंसर भी आया है, ठीक है एकदम सही है, प्रणवी ने भी सही दिया है, दोनों के आंसर सेम है, प्रणवी और आंसर इज आल्सो करेक्ट एंड रेहान इज आल्सो द करेक्ट आंसर, दैट इज √3/2 और वो भी विद द माइनस, ठीक है ना। देख लो अच्छे से, ऐसे अगर कभी भी डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करना है, इसी प्रोसेस से हमें यू नो आगे बढ़ना, ठीक है। ये बात से देख लो जरा, ये जो चार्ट दिया मैंने, ये शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि पता नहीं कहां से आ रहा है, बट डोंट वरी, ये चार्ट में से आधे तो मैं डिराइव भी कर, ये चार्ट में से आधे तो मैं डिराइव भी कर दूंगा, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मे बी नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है ना।
और इससे क्या हुआ ना, एक छोटा सा वो मिल गया, स्टार्टिंग मिल गया कि जो एटलीस्ट हमें डिफरेंशिएट करना आता है, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन का रोल क्या होता है, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज ऑफ अनदर क्वांटिटी, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। सर कुछ पूछ रहे थे बेटा? यस सर। सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स सेम ही है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली पता क्या है कि यू नो शुरू में कैलकुलस में जो नोटेशन यूज किया गया था वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था। तो अगर तुम 200 साल पहले कोई किताब उठाओगे ना, 150 साल पहले के, तो देखना उसमें डेल्टा वाई इस तरीके से लिखा जाता है। फिर बाद में देखा कि ये तो डेल्टा पे तो ढूंढना मुश्किल होता है, टाइप करना मुश्किल हो जाता है, और कैलकुलस में बार बार ये आता है डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स, इंस्टेड ऑफ दैट डेल्टा वाई एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये लिखना मुश्किल है और टाइप करना ही मुश्किल, उसके लिए स्पेशल कीज चाहिए होता है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए, है ना, तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मत लिख लो, इसको डी वाई डी एक्स लिखो, मीनिंग सेम है। डी वाई मतलब चेंज इन वाई, डी एक्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स, बस। तो दैट इज योर डी वाई डी एक्स फॉर्म, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज हमने क्या किया, बहुत ज्यादा मैथ्स भी नहीं होना चाहिए, तो आज जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं, पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, और हमने डिफरेंशिएशन को जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अभी भी उतना क्लियरली मैंने ये नहीं समझाया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ चेंज ऑफ वाई बाय चेंज ऑफ एक्स करके कुछ वैल्यू निकलता है, बट उस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने अभी तक नहीं किया। तो डोंट वरी, दैट्स व्हाट विल बी द एजेंडा फॉर इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, कल क्लास में रखने का मैं सोच रहा हूँ, मैं देखता हूँ टाइमिंग्स, या तो थोड़ा सा लेट रख लूंगा या तो थोड़ा जल्दी रख लूंगा। तो वही मैं पूछ रहा था यार, ग्रुप में पूछ लूंगा कि कल एक्स्ट्रा, या तुम्ही लोगों से पूछ लेता हूँ, कल मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है 8 o'clock? ऑनलाइन की ऑफलाइन? ये वाला क्लास तो ऑनलाइन ही रखेंगे पहले, अभी 1-2 क्लास सर ऑनलाइन ही 8 रहेगा। o'clock तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 8 o'clock फिर उनकी भी है ना, रामा सर की। कब तक? 9 बजे है उनकी शायद। 9 बजे से 8 बजे से? सर 9 से 10:30 मैं एक बार दे चेक करके बता दूं सर। नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग रख लेता ना, जैसे मान लो 7:30 से 8:30, 1 घंटे का रखना, मतलब मुझे टॉपिक को खत्म करना। नहीं सर, सवा, 10:30 रुक जाओ, तक मैं है। एक बार रामा सर की देख के बता रहा हूँ। एक बार रामा सर का देख के बता दो। सर हाँ बेटे। सर मैथमेटिकल टूल कितने दिनों तक चलेगा अभी? किससे पूछोगे बेटे? सर मतलब ये मतलब मैथमेटिकल टूल्स अभी हम कर रहे हैं तो ये कितने दिन और चलेगा? नहीं, ये तो कई दिन चलेगा। इवन स्कूल में तुम्हारे जो है ना मैथमेटिकल टूल्स में बहुत कुछ आएंगे, बाइनोमियल थ्योरम, लॉग, ये ट्रिगोनोमेट्री और ये सब सीपीटी में भी आएंगे। इवन पहला सीपीटी में तो 60% सिलेबस मैथ्स ही है, समझ लो। ठीक है ना। सर 9 बजे से है रामा सर की। कितने बजे? 9 बजे से है। 9 बजे से। तो एक काम 9 करता से हूं, मैं कल 10:30 से ले सकते हो सर? हाँ बेटे। 10:30 से ले सकते हो? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद जनरली मैंने देखा है कि लोगों के कुछ ना कुछ एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कल सर मेरी 8:30 टू 10:30 क्लास है। 8:30 टू तुम्हारा ऑनलाइन है ऑफलाइन है? सर ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अर्ली हो जाए। तो कल अर्ली मॉर्निंग रख लेते हैं 7:30 टू 8:30, ठीक है ना। 1 घंटे का रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, इसी को डिस्कस करें। सर हाँ बेटे। सर वो ऑफलाइन जाना होगा मुझे, तो जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा ना 8:30 से। नहीं वो तो मुझे पता है, बट कितने बजे जाओगे? तो मैं तो 8:15 पे निकलूंगा यहाँ से। हाँ चलो कोई सर- बात नहीं, मेरा टॉपिक तब तक खत्म हो जाएगा, तो 1-2 क्वेश्चंस जो है उसके बाद करा दूंगा। सर कल वो नहीं करा सकते? 10:30 बजे नहीं रख सकते? 10:30 से 11? नहीं मैं रख सकता हूँ, अगर सब लोगों को कंसेंसस है तो। यस 10:30 बजे सर, सबके ठीक है? यस सर। नहीं रुको, यस नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नो सुनना है। चलो किसी ने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है। कल सुबह फिर 10:30 बजे रख लेता हूँ, मैं पहले बता दिया 10:30 सर मॉर्निंग। कल सुबह वाली बैकलॉग होगी क्लास? नहीं इसी को कंटिन्यू करूंगा ना, अभी डिफरेंशिएशन का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर मतलब जैसे हमने पहले जो अटेंड किया उससे अलग होगी? कब अटेंड किए थे?
सर मतलब पहले भी किए हैं, मतलब 3 months पहले से हाँ जो नहीं क्लास नहीं चल नहीं, रही है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, देन वी कैन जस्ट अटेंड फॉर रिवीजन। सर कल क्या पढ़ा रहे हैं? और क्योंकि अभी संडे में जो ऑफलाइन क्लास होगा ना, उसमें डिफरेंशिएशन के आगे कराना है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अटेंड नहीं किए थे या जो लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, तो वो ऑन ट्रैक रहे फॉर द संडे, ठीक है ना? तो Sir? डिफरेंशिएशन, अभी हमने डिफरेंशिएशन जस्ट स्टार्ट किया, अभी और चीजें हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। सर अब के मतलब ये सबकी नहीं है ना, जिन्होंने नहीं ली थी उस कल वाली, वो उनकी है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जो लोग एब्सेंट हुए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जो कल वाला पार्ट करा दूंगा, उसके बाद क्या है ना, वहां से कंटिन्यू करूंगा मैं संडे के क्लास, ठीक है ना? सर और वो टेस्ट का क्या होगा, वो जो टेस्ट ले रहे थे आप? तो टेस्ट तो होगा, टेस्ट तो संडे है ना। तो सर वो तो आपने टॉपिक ही है शायद, बीटी तो हो गया हाँ, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स उसका भी तो था मिला के टेस्ट। हाँ चलो, अब कोई बात नहीं, तो जितना कर सकते हो हाफ ऑफ द टेस्ट दे देना। सर यूनिट्स तो चलो स्कूल में करा दिया, और एक और टॉपिक कौन सा था, एरर्स? एरर्स तो पूरा Errors नहीं का- हुआ। चलो वो देख लेना, जितना हो सके, मतलब